नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने गुजरात अहमदाबाद के प्रवास से वापस दिल्ली लौट आए हैं। मुख्यमंत्री आज दोपहर वापस दिल्ली पहुंचे और इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रालयों में जाकर कई मंत्रियों और मंत्रालयों में चर्चा की, बैठकें की। कल भी मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री कल शाम हिमाचल प्रदेश वापस लौट सकते हैं या फिर परसों उनकी वापसी हो सकती है। मुख्यमंत्री के इस प्रवास को लेकर बड़े स्तर पर कार्यक्रम उनके हमीरपुर में रखे गए हैं, बिलासपुर में रखे गए हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। इसी बीच मुख्यमंत्री वापस शिमला भी लौटेंगे क्योंकि यहाँ पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं, जिनमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े कई बड़े फैसलों पर शिक्षा मंत्री की मुख्यमंत्री के साथ मंत्रणा हो सकती है और उसके बाद कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। 14 तारीख मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने पांगी प्रवास पर रवाना होंगे क्योंकि 15 तारीख को पांगी में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए उच्च अधिकारियों को 12 तारीख को पांगी का रुख करने के आदेश दिए गए हैं, यानी काफी महत्वपूर्ण आने वाली ये 3-4 दिन रहेंगे। इसी बीच राज्य सरकार ने 10 से कम छात्र संख्या वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को मर्ज करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार की मंजूरी के बाद आज शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा मंत्री को इसकी रिपोर्ट भेज दी है और इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में करीब 30 स्कूल बंद किए जा सकते हैं, जिन्हें मर्ज किया जा सकता है। इन स्कूलों पर ताला लग सकता है। अगले सप्ताह तक 10 से कम छात्र संख्या वाले इन सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की सरकार नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है क्योंकि 15 अप्रैल के बाद इसकी नोटिफिकेशन जारी करने के सरकार ने निर्देश दिए हैं। सरकार ने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को मर्ज करने के लिए 5 किलोमीटर का दायरा तय किया है, यानी इसके लिए रेडियस 5 किलोमीटर का निर्धारित किया गया है। साथ ही मर्ज होने वाले स्कूलों के शिक्षक भी आगामी आदेशों तक नजदीकी स्कूलों में रिपोर्ट करेंगे। उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, समीपवर्ती स्कूलों में उन्हें अपनी रिपोर्ट करनी होगी। निदेशालय ने स्कूल बंद करने के प्रस्ताव व सूची फाइनल तरीके से तैयार कर ली है। फिलहाल कल शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और बैठक में एसएमसी की और एलडीआर कोटे पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ वोकेशनल शिक्षकों के मुद्दे पर भी चर्चा करने के बाद बड़ा फैसला लिए जाने की तैयारी है। टीजीटी ट्रांसफर को लेकर रिव्यू किया जाएगा। प्रिंसिपल, लेक्चरर, टीजीटी, जेवीटी प्रमोशन को लेकर भी कल बड़े स्तर पर समीक्षा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के 2000 प्रिंसिपल्स जिन्हें रेगुलाइजेशन का लाभ यहां पर फिजिकली दे दिया गया है, लेकिन कागजी रूप से कहा जाए तो उन्हें वित्तीय लाभ इसका नहीं मिला है। इसके चलते 2022-23 में 700 प्रिंसिपल्स की डीपीसी हो चुकी है। 2017 से लेकर 21 तक 1300 प्रिंसिपल्स की डीपीसी हो चुकी है। अब शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के आने का इंतजार कर रहा है और मुख्यमंत्री की अप्रूवल मिलते ही पदोन्नत किए गए इन प्रिंसिपल्स को तमाम वित्तीय लाभ निर्धारित डेट यानी पिछली डेट से दिए जाने की यहां पर पूरी योजना बन चुकी है और इसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में जिस तरह से तबादलों को लेकर हड़कंप मचा है और ये स्थिति खुद शिक्षा विभाग ने की है क्योंकि शिक्षा विभाग ने एक लंबी कसरत के बाद, यूं कहें ये कसरत शिक्षा विभाग में अक्टूबर-नवंबर महीने में शुरू की थी, जिस आधार पर यह तय किया गया था कि छात्र संख्या के आधार पर युक्तिकरण किया जाएगा। पहले लैंग्वेज टीचर का किया गया, टीजीटी का किया गया, कई स्ट्रीम्स का किया गया। लेकिन जब ये सूची बाहर आई तो इस सूची में निकला क्या? जहां पर पहले ही पोस्टें फिल थी, जहां पर छात्रों का उतना कोटा नहीं था, वहां पर टीचर्स को ट्रांसफर कर दिया। ये 2 बड़ी गलतियां एजुकेशन डिपार्टमेंट से हुई। पहली गलती टीजीटी आर्ट्स की सूची में हुई, दूसरी गलती प्रिंसिपल्स में हुई क्योंकि प्रिंसिपल्स के भी ऑर्डर लंबी कसरत के बाद किए गए। कई दिन तक इसकी फाइल घूमती रही, सचिवालय की परिक्रमा करती रही, एजुकेशन डिपार्टमेंट का चक्कर काटती रही। जब 61 प्रिंसिपल
के ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए। और इसका जब एहसास हुआ कि इस फाइल को ना तो इस पर फाइनल अप्रूवल मुख्यमंत्री कार्यालय से ली गई है, ना तो सरकार की इसे अप्रूवल मिली थी, इसके बाद सरकार के आदेश पर इस प्रिंसिपल्स की लिस्ट को होल्ड कर दिया गया। कल सीएम सुक्खू इस लिस्ट पर शिक्षा मंत्री से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें तमाम तरह की बातें देखी गई हैं, जिसमें कई क्राइटेरिया तय किया गया, निर्धारित किया गया है। अब इन प्रिंसिपल्स की सूची कल जारी हो सकती है। अगर मुख्यमंत्री की अनुमति मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाती है, तो कल यह सूची एक बार फिर जारी कर दी जाएगी, अन्यथा यह मामला 16 अप्रैल के बाद खिसक जाएगा। यानी इसके लिए 6-7 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। टीजीटी युक्तिकरण की बात की जाए, होल्ड की गई इस फाइल पर भी दोबारा कसरत की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए गए, और हम फिर बता रहे हैं कि ये कसरत आज शुरू नहीं हुई थी। टीजीटी हो चाहे नॉन मेडिकल हो, जितने भी यहाँ पर युक्तिकरण किया गया, अक्टूबर नवंबर महीने में ये कसरत शुरू हुई थी। अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल भी करीब करीब हम कहें तो यहाँ पर आधा महीना होने वाला है। और जब 5-6 महीने के बाद शिक्षा निदेशालय में बैठे उन अधिकारियों ने सूची को जारी किया, तो हुआ क्या, जहां पर इन पिछले 5-6 महीनों में टीचर्स ने अपनी एडजस्टमेंट करवा ली थी, जहां पर पोस्टिंग हो गई थी, वो 5 महीने पुरानी बनी फाइल के आधार पर ऑर्डर कर दिए गए। चूक थी, निदेशालय की चूक थी, अधिकारियों की कोताही थी। और इस पूरे मामले पर न केवल शिक्षा मंत्री के कार्यालय को भ्रमित किया गया, बल्कि मुख्यमंत्री के कार्यालय को भी मिसलीड किया गया, क्योंकि जो सूची जाहिर तौर पर यह गलतियां होनी थी, क्योंकि ये सूची अक्टूबर नवंबर में तैयार की गई थी। और क्राइटेरिया क्या था, स्कूलों में छात्र संख्या को पकड़ा गया था, स्टूडेंट की संख्या कितनी है, वहां पर टीचर कितने हैं। अगर वो क्राइटेरिया आपस में मीट नहीं होता था, फिर वहां से एक टीचर को भी पोस्ट उठाकर ऐसी जगह भेजना था जहां पर छात्र ज्यादा हैं लेकिन टीचर नहीं है। कसरत अक्टूबर नवंबर में हुई थी, ऑर्डर कब जारी हो रहे हैं, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में। गलतियां होनी थी, चूक होनी थी, क्योंकि इन पिछले 5-6 महीनों में अधिकतर पोस्टें भरी जा चुकी थी। जब पता चला गलती हुई, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 13 स्कूल ऐसे थे। ये गलती बड़ी गलती मानी जाएगी। 13 स्कूलों में ऐसे टीजीटी भेज दिए गए, ऐसे टीजीटी आर्ट्स भेज दिए गए, जहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट 5-6 महीनों में पहले पोस्टें फिल कर चुका था, जहां पर छात्रों की संख्या के आधार पर टीचर लगाए जा चुके थे। अब कसरत फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट को करनी पड़ रही है, क्योंकि नए तरीके से फिर सूची बनेगी। हालांकि जिन जिन के तबादले हुए उन्होंने रुख हिमाचल प्रदेश सचिवालय का कर लिया है, शिक्षा मंत्री को ढूंढ रहे हैं, मुख्यमंत्री को तलाश कर रहे हैं, अपने विधायकों को तलाश कर रहे हैं, ताकि अपनी एडजस्टमेंट करवा सके। लेकिन सरकार ने जो ये बड़े स्तर पर युक्तिकरण किया, इसके पीछे सरकार की भावना टीचर्स की एडजस्टमेंट नहीं है, ये बच्चों के लिए किया गया है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए फैसला लिया गया है। इस फैसले के अनुसार अब सरकार का यह मानना है, जितनी भी पोस्ट क्रिएट होंगी, जितने स्कूलों में वैकेंसीज को फिल किया जाएगा, उसमें प्रायोरिटी, उसमें प्राथमिकता टीचर नहीं होगी, प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश के बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे। छात्र संख्या के आधार पर हम जिन स्कूलों में देखेंगे, और ये बड़े स्तर पर इस सरकार ने जिस प्रकार से काम किया, चंबा को टीचर दिए गए, सिरमौर को टीचर दिए गए, शिमला के रिमोट एरिया को टीचर दिए गए। अब तमाम जिनके तबादले हुए अपनी एडजस्टमेंट के लिए तो शिमला आ चुके हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने ये व्यवस्था अध्यापकों के लिए नहीं की है, बच्चों के लिए की है। जहां बच्चे हैं, टीचर नहीं है, वहां आपको जाना पड़ेगा। युक्तिकरण का पैमाना वही था, युक्तिकरण का क्राइटेरिया वही था। और हालांकि 13 स्कूलों में बड़ी ब्लंडर गलती मानी जा रही है, जहां पर पोस्टें थी उन्हें रिव्यू किया जा रहा है, और उन तमाम 13 टीजीटी आर्ट्स वाले स्कूलों को जहां पर बिना विद पोस्ट टीचर्स को ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन पहले से वहां पर पोस्ट भर ली गई है, उन सभी 13 टीचर्स के लिए नए स्कूल तलाशे जा रहे हैं। प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वही स्कूल दिए जाएंगे जहां पर छात्रों की संख्या अधिक होगी, टीचर नहीं होंगे। रिमोट में उनका जरूर, उन्हें दुर्गम क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है। एक जरूर यहां पर देखा गया, कई महिलाओं को हमीरपुर से रामपुर के रिमोट एरिया में बदला गया है, कई महिलाओं को हमीरपुर, कांगड़ा से चंबा या सिरमौर के दुर्गम क्षेत्रों में बदला गया है। उनकी टोपोग्राफी देखी जाए, उनकी पारिवारिक स्थितियां देखी जाएं, वो बिल्कुल बेहतर नहीं है, वो बिल्कुल उन्हें बाधा डाल रही हैं। लेकिन यहां पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है
कि हमने जो ये युक्तिकरण किया है ये हमने टीचर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नहीं किया, हमने बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखा है। हमारी प्राथमिकता अब हिमाचल प्रदेश में टीचर नहीं है, हमारी प्राथमिकता बच्चे हैं। इसलिए नौकरी करनी है तो जाना पड़ेगा, अन्यथा बेरोजगारों की लंबी फौज है, वो कम पैसों में आने के लिए तैयार है। लेकिन कई टीचर्स की दिक्कत है, जेन्युइन दिक्कत है, जिनके अपने शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है दुर्गम क्षेत्रों में जाने के लिए। एकल महिलाएं उम्रदराज हो चुकी हैं जो कि रिटायरमेंट की एज पर बैठी हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है, या कईयों की पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हैं वे दूसरे स्थानों पर नहीं जा सकती है। सरकार उन जेन्युइन केस को जरूर सुन रही है, लेकिन मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों कार्यालय से यह स्पष्ट कर दिया है प्राथमिकता अब अध्यापक नहीं बच्चे होंगे। और इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश के लेक्चरर भी आने वाले हैं, क्योंकि यहां पर इस युक्तिकरण की जद में 82 हिमाचल प्रदेश के ऐसे पीजीटी हैं, ऐसे स्कूल हैं जिनके 82 के आसपास जिन पीजीटी को, लेक्चरर्स को विद पोस्ट बदला जा रहा है, जिनकी सूची तैयार हो चुकी है, जिन्हें तबादला का अपना दंश झेलना पड़ेगा। इस बारे में भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लेक्चरर की सुविधा के अनुसार उनकी ना पोस्टिंग होगी, ना तो उन्हें हम ट्रांसफर करेंगे, ना एडजस्ट करेंगे। हमारे बच्चे कहां पर हैं, लेक्चरर कहां कम है, वहां हम इन 82 को विद पोस्ट हम ट्रांसफर कर देंगे, ताकि परमानेंट उन स्कूलों को पोस्ट भी मिल जाएगी, टीचर भी पढ़ाने के लिए मिल जाएगा। अब अगली बारी आती है हिमाचल प्रदेश में ये शिक्षकों के तबादले होंगे कब, क्योंकि शिक्षा मंत्री कह चुके हैं 1 से लेकर 15 अप्रैल तक, इस बीच हम हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादले करेंगे। अब छुट्टियों के दिन आ रहे हैं, इसे लेकर भी आज सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी। जितने भी डीओ नोट्स हैं, जितनी भी सिफारिशें, जितने टीचर्स ने डिपार्टमेंटली अपने ट्रांसफर्स के लिए, एडजस्टमेंट के लिए नीड बेस्ड आवेदन किए हैं, तो नीड बेस्ड आधार पर हमने 15 अप्रैल तक इसको एंटरटेन करने का फैसला लिया। और 15 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के बीच इस पर एग्जामिन भी करना होगा निदेशालय को। और नीड बेस्ड यानी कि वाकई ही जो जेन्युइन केस होंगे, जिन्हें टीचर्स को बदलना होगा, उन्हें हम 15 से 23 के बीच हम उनके तबादला आदेश जारी कर देंगे, उन्हें अपनी ज्वाइनिंग भी देनी होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह स्पष्ट कर दिया कि 23 अप्रैल के बाद हिमाचल प्रदेश में किसी भी शिक्षक का तबादला नहीं होगा, कोई शिक्षक की ट्रांसफर की, पोस्टिंग की, एडजस्टमेंट की नोटिफिकेशन नहीं होगी। हम सिर्फ 15 तक डीओ नोट को एंटरटेन करेंगे। मुख्यमंत्री की तब तक अप्रूवल मिल चुकी होगी, निदेशालय में तमाम फाइलें जा चुकी होंगी, और 15 के बाद डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन की तरफ से कोई भी ऐसा डीओ नोट एंटरटेन नहीं किया जाएगा, फाइल कोई नहीं ली जाएगी जो कि ट्रांसफर की, पोस्टिंग की होगी। और यह भी स्पष्ट किया कि हम नीड बेस्ड की बात कर रहे हैं, सामान्य तबादलों से वैन हमने ना लिफ्ट किया है ना हम करेंगे। लेकिन 23 के बाद तबादले की, ट्रांसफर की कोई नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में नहीं की जाएगी। यहां पर 15 अप्रैल के बाद हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है, क्योंकि जिलों के डीसीज बदले जाएंगे, एसपी बदले जाएंगे, एसडीएम बदले जाएंगे, डीएसपी बदले जाएंगे, एएसपी और एडीसी बदले जाएंगे। और इसके लिए राज्य सरकार ने क्राइटेरिया 2 से 2.5 साल के बीच का तय किया है, यानी जिन अधिकारियों का कार्यकाल, प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यकाल 2 साल से अधिक हो चुका है, चाहे वो 2 साल है, 2 साल 1 महीने या 3 साल हैं, उन्हें बदलना होगा, उन्हें ट्रांसफर करना होगा। मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं कि उनकी तबादला आदेशों की सूची तैयार कर ली जाए, क्योंकि 15 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल को जब वर्किंग डे स्टार्ट होंगे तब ये ट्रांसफर आदेश कर दिए जाएंगे। पहले पहली बार सुक्खू सरकार में बड़े स्तर पर आपको प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है, जिसमें प्रशासनिक सचिवों को बदला जाएगा, डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स बदले जाएंगे, इसके अलावा जिलों के डीसी बदले जाएंगे। 2 साल का क्राइटेरिया तय किया गया है, लेकिन साथ में यह भी कहा है सरकार ने कि परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिस अधिकारी की परफॉर्मेंस होगी उसे 6 महीने से लेकर 1 साल का ज्यादा कार्यकाल मिल सकता है। और ये डीसीशिप में भी इंप्लीमेंट होगा, एसपीशिप में भी इंप्लीमेंट होगा, डायरेक्टरेट में इंप्लीमेंट होगा, प्रशासनिक सचिवों के लिए इंप्लीमेंट होगा। यानी अब सुक्खू सरकार अधिकतम कार्यकाल 3 साल का देगी और न्यूनतम 2 साल का देगी। 2 से 3 के बीच जिस अधिकारी को काम करने का मौका मिलेगा वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, जिनका कामकाज बेहतर होगा।
अगर हम 3 साल के आसपास की बात करें तो 3 साल के आसपास यानी पौने 3 और 3 साल का जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनमें डीसी कांगड़ा हेमराज बैरबा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार में किन्नौर के डीसी रह चुके। हालांकि उन्हें डीसी किन्नौर पर ज़्यादा वक्त नहीं मिला था, कुछ समय बाद उन्हें हटा दिया गया था। बाद में सुक्खू सरकार आई, उन्हें हमीरपुर का डीसी लगाया, फिर उन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर हमीरपुर से कांगड़ा बड़ा जिला उन्हें दिया गया। लेकिन उनकी राह में बाधा अब 3 साल का कार्यकाल आ रहा, क्योंकि करीब करीब 3 साल उनके पूरे हो चुके हैं। किन्नौर, हमीरपुर, कांगड़ा 3 जिलों के वो डीसी रह चुके हैं। अब उन्हें बड़े प्रोजेक्ट सरकार ने दिए थे, जिसमें पर्यटन के बड़े प्रोजेक्ट थे। इसके अलावा जो भौगोलिक परिस्थिति है, जिस प्रकार से टोपोग्राफी है कांगड़ा की, क्षेत्रफल ज़्यादा है, पॉपुलेशन 20 से 25 लाख की आबादी है, वहाँ के डीसी को एक मजबूत सरकार का अधिकारी माना जाता है। अब सबसे ज़्यादा जो निगाहें ये पूरे प्रदेश की रहेंगी कांगड़ा पर रहेंगी, क्योंकि कार्यकाल 3 साल का पूरा हो चुका है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 2 साल न्यूनतम होगा, 3 साल मैक्सिमम होगा, इसके बाद गुंजाइश बेहद कम है। लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड अगर कोई अधिकारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता तो 6 महीने से 1 साल का अतिरिक्त का उसे टेन्योर दिया जा सकता है। दूसरे नंबर पर डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक आते हैं। जयराम सरकार में डीसी किन्नौर लगाया गया था, लेकिन सुक्खू सरकार के बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया था। हटाने के बाद उन्हें सचिवालय में तैनाती दी गई थी, लेकिन 2-3 महीनों के बाद उन्हें फिर बिलासपुर भेज दिया गया था और करीब करीब उनका कार्यकाल भी 3 साल का पूरा हो चुका है। ऐसे में आबिद हुसैन सादिक को वापिस शिमला बुलाया जा सकता है, उन्हें बिलासपुर से निदेशालय की कमान दी जा सकती है, सचिवालय में भी तैनाती दी जा सकती है। फिर सुक्खू सरकार ने कहा था कि परफॉर्मेंस बेस्ड हम 6 महीने से 1 साल जरूर दे सकते हैं। अब जिस प्रकार से बिलासपुर में कामकाज हुआ है पर्यटन को लेकर, वहां एक ड्राई डिस्ट्रिक्ट पर्यटन को लेकर माना जाता था, जो एक्टिविटीज वहां पर हुई हैं उसे बार बार सरकार ने सराहा है, बिलासपुर की जनता ने अप्रिशिएट किया है। ऐसे में अब बिलासपुर पर भी प्रदेश की निगाहें होंगी कि क्या आबिद हुसैन सादिक, जिनका कार्यकाल 3 साल का पूरा करीब करीब हो चुका है, उन्हें वापस बुलाया जाता है, या परफॉर्मेंस बेस्ड, हम दोनों जिलों की बात कर रहे हैं, कांगड़ा की भी बिलासपुर की भी। और तीसरा जिला इस फेरिस्त में सिरमौर है। सुमित खिमटा, जिन्हें जयराम सरकार में लाहौल स्पीति का 6 जुलाई 2022 को डीसी उन्हें लाहौल स्पीति जिला का लगाया गया था। जब सुक्खू सरकार सत्ता में आई तो उन्हें इनाम दिया गया, बड़ा जिला दिया गया। सिरमौर में उन्हें ताजपोशी उनकी की गई। उनका भी करीब करीब 3 साल का कार्यकाल 25 अप्रैल के आसपास होने वाला है। जुलाई में उनका पूरा 3 साल का, माफ कीजिएगा, कार्यकाल हो जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी, ये 3 जिला के डीसी जिन्हें वापस बुलाए जाने की प्रबल संभावना बन गई है, पूरी संभावना है। कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, तीनों जिलों के डीसीज को वापिस सरकार बुला सकती है, इन्हें बेहतरीन असाइनमेंट यहां पर दे सकती है। इन 3 जिलों को लेकर ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री परफॉर्मेंस बेस्ड किसी जिला के डीसी को और 6 महीने का वक्त दे दें, लेकिन संभावना इसलिए कम दिख रही है क्योंकि मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को यह स्पष्ट कर दिया है कि डीसीज और एसपी न्यूनतम कार्यकाल 2 साल, अधिकतम कार्यकाल 6 साल, अधिकतम कार्यकाल 3 साल, यानी 2 से 3 के बीच इनका टेन्योर होगा। और 2 साल से ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड ही किसी को 6 से 1 साल का वक्त दिया जाएगा। ऐसे में इन तीनों जिलों पर निगाहें रहेगी, क्या इन्हें और मौका मिलता है या वापस बुलाया जा सकता है। वापस बुलाने की संभावना फिर कह रहे हैं ज़्यादा है, प्रबल है। जब अप्रैल में तबादले होंगे तो इन तीनों जिलों को नए डीसी मिल सकते हैं। इसके अलावा सुक्खू सरकार में एस रविश तोरल को किन्नौर का डीसी लगाया गया था। परफॉर्मेंस बेस्ड उन्हें बड़ा जिला कुल्लू दिया गया। कुल्लू में उन्होंने पर्यटन को लेकर कई बड़े काम किए हैं, कई ऐसे काम किए हैं जो कि सरकार ने जिसकी सराहना भी की है, और पिछले 1.25 साल से वे कुल्लू की डीसी हैं। ऐसे में उनका टेन्योर देखा जाए तो करीब करीब 2 साल का पूरा हो चुका है। और जो परफॉर्मेंस बेस्ड मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से बात की है, परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पर तोरुल को भी 6 से 1 साल का वक्त, 6 महीने से 1 साल का यहाँ पर वक्त मिल सकता है, क्योंकि न्यूनतम 2 साल का क्राइटेरिया भी रखा। पूर्व देवगन की बात करें तो सुक्खू सरकार ने उन्हें सबसे पहले डीसी चंबा लगाया था। परफॉर्मेंस बेस्ड उन्हें चंबा के बाद मंडी का दायित्व सौंपा गया। मंडी में उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। उनका भी कार्यकाल करीब करीब 2 से 2.25 साल का है। और वर्तमान सरकार परफॉर्मेंस बेस्ड उन्हें 6 महीने से 1 साल का और इनाम यहां पर दे सकती है, लेकिन फिर कह रहे हैं न्यूनतम 2 साल का क्राइटेरिया तय किया गया, अधिकतम 3 साल का।
राहुल कुमार की बात की जाए तो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। 25 अप्रैल 2023 को उन्हें लाहौल स्पीति का डीसी लगाया गया था। उनके भी करीब करीब 2 साल यहां पर पूरे होने वाले हैं। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार उन्हें दूसरा बड़ा जिला देगी, लेकिन जो 2 से 3 साल का यहां पर क्राइटेरिया फिट किया गया है, उसमें देखने वाली बात होगी क्या राहुल कुमार को बड़ा जिला मिलेगा, दूसरा जिले का मौका मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम डीसी जिनका कार्यकाल 2 साल का है 2 से 3 जिले वे कर चुके हैं। इकलौते राहुल ऐसे डीसी हैं जो कि लाहौल स्पीति में पिछले 2 सालों से हैं। मनमोहन शर्मा की बात की जाए तो उन्हें सोलन का डीसी लगाया गया था। उनके भी करीब करीब 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया उन पर भी लागू रहेगा। इसके अलावा जिन उपायुक्तों का कार्यकाल कम है, ये 7 डीसी ऐसे हो गए जिनका कार्यकाल 2 से 3 साल का है, लेकिन 5 डीसी ऐसे हैं जिनका कार्यकाल करीब करीब 1.25 साल का है। इनमें चंबा के डीसी मुकेश रिप्सबाल हैं, शिमला के डिप्टी कमिश्नर अनुपम कश्यप हैं, हमीरपुर के डीसी अमरजीत सिंह हैं, किन्नौर के डीसी अमित शर्मा हैं और ऊना के डीसी जतिन लाल है। यानी ये 5 जिलों के डीसी, इनका कार्यकाल अभी 1.25 साल का है। इन्हें कम से कम 9 महीने और मिलना लगभग तय है, या परफॉर्मेंस बेस्ड किसी डीसी को दूसरा बड़ा जिला भी मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। यानी करीब 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक, सिरमौर के सुमित खिमटा और कांगड़ा के हेमराज बैरबा, 3 डीसीज के बदलने की यहां पर सबसे ज्यादा संभावना है। प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने नवगठित शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी में हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेस प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्ट 1985 के एक्ट प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया, जिसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है तथा इसके लिए कारावास और जुर्माना लगाया जा सकता है। ये अधिनियम मूल रूप से सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापनों के अनाधिकृत प्रदर्शन को रोकने के लिए है। इसका उद्देश्य इमारतों, दीवारों, पेड़ों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, नोटिस, चित्र सहित विभिन्न प्रसारण संकेत इत्यादि लगाने को नियंत्रण करना है, ताकि क्षेत्र की आभा पर विपरीत प्रभाव न पड़े। अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, वरना दंड दिया जाएगा, जुर्माना और जेल भी हो सकती है। वन विभाग के वाइल्ड लाइफ विंग का मुख्यालय राजधानी शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की तैयारी में सुक्खू सरकार है। वन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार की डायरेक्शन पर यह प्रपोजल बना है और मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए लाया जाएगा। सरकार ने धर्मशाला के पर्यटन के महत्व को देखते हुए और भी डिपार्टमेंट कांगड़ा शिफ्ट करने का फैसला लिया है। अब सरकार शिमला का भार कम करने के लिए, क्योंकि शिमला में जिस प्रकार से ओवर क्राउडेड होता जा रहा, ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, पर्यटन डेस्टिनेशन है, स्टेट कैपिटल है, इसके चलते इंडस्ट्री और लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस, इनके निदेशालय परमाणु के आसपास शिफ्ट किए जा सकते हैं। इसके लिए जमीन देखने की प्रक्रिया भी सरकार ने शुरू कर दी है। इन दफ्तरों को वहां पर शिफ्ट करने की तैयारी सरकार ने गुपचुप शुरू कर दी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का निदेशालय भी पालमपुर शिफ्ट करने के लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। इसके अलावा रेरा का दफ्तर धर्मशाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। रेरा की चेयरमैनी के लिए तमाम ब्यूरोक्रेट्स दावेदार बनकर आते हैं और शिमला में अपना लंबा वक्त गुजारने के लिए रेरा में दावेदारी करते हैं। ऐसे में सीएम सुक्खू हमेशा, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, रेरा के दफ्तर को धर्मशाला शिफ्ट कर सकते हैं। फिर ब्यूरोक्रेट्स को कह सकते हैं कि आइए आप अपने अपने प्रस्ताव दीजिए, कौन रेरा का चेयरमैन लगने को तैयार है, चाहे वो नेता है या फिर ब्यूरोक्रेट्स है। क्योंकि ये भी देखा गया कि शिमला में अपना पूरा वक्त बिताने के लिए पोस्टिंग के चक्कर में ब्यूरोक्रेसी रहती है। जब सरकार रेरा का दफ्तर धर्मशाला शिफ्ट कर देगी, फिर देखना होगा क्या वाकई ही ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हिमाचल प्रदेश में अपनी रेरा में सेवाएं देना चाहते हैं, क्या वे शिमला छोड़कर धर्मशाला जाने को तैयार हो सकते हैं। इसी प्रयोग के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये बड़ा दांव खेलने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा कई दूसरे निदेशालय भी यहां से शिफ्ट करने के लिए सरकार ने प्रपोजल मांगे हैं। विभागों को कहा गया है कि आप जमीन की संभावनाएं तलाशिए, हम बड़े कार्यालयों को शिमला से शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वह वक्त बीत गया। अब तो सारी कनेक्टिविटी ऑनलाइन होती है, वर्चुअली जुड़ा जाता है, अधिकारियों से संवाद वर्चुअली होता है।
और शिमला में जो ट्रैफिक की और रिहाइश की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, इसके चलते सरकार इस पर प्लानिंग कर रही है। वोकेशनल शिक्षक संघ के राज्य पदाधिकारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर शिक्षक नाराज हो गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला लौटने का यहां पर इंतजार किया जा रहा, तब तक क्रमिक अनशन जारी रखने का फैसला लिया गया। 30 मार्च से हड़ताल पर बैठे शिक्षक निजी कंपनियों को बाहर करने की डिमांड कर रहे हैं। आज भी शिक्षकों का शिमला के चौड़ा मैदान में क्रमिक अनशन जारी रहा। शिक्षक संघ निजी कंपनियों की जगह शिक्षा विभाग के माध्यम से उन्हें नियुक्त करने की मांग कर रहा है। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने आज पेखू बेला पावर प्रोजेक्ट को लेकर कई संगीन आरोप लगाए। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी ने 2 फॉर्च्यूनर, 4 इनोवा गाड़ी किस किस अधिकारी और नेता को दी, इस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या सरकार इस पर जांच करेगी। उन्होंने कहा कि टेंडर फ्लोट करने को लेकर टेंडर में मैच्योर होने तक 15 से 20 बार गाइडलाइंस बदली गई ताकि कंपनी को फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा पेखू बेला में जिस पावर प्रोजेक्ट्स पर 220 करोड़ रुपए खर्च किए गए, गुजरात में वह प्रोजेक्ट 144 करोड़ में बनकर तैयार हो जाता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि जब ऐसे कोई प्लांट लगता है तो उसका टेंडर होता है, मगर पेखूवाला प्लांट की डीपीआर के लिए टेंडर नहीं किया गया। वहां पर एक नॉमिनेशन के आधार पर किसी को डीपीआर बनाने का जिम्मा दिया गया। कंपनी ने 15 दिन में डीपीआर तैयार कर दी। इस डीपीआर को किसी भी एजेंसी से चेक नहीं करवाया गया और यहीं से पेखूबेला में गड़बड़ शुरू हो गया। विक्रम ठाकुर ने कहा इस खेल में पावर कॉर्पोरेशन के कई अफसर और राजनीतिक लोग भी मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक पेखूबेला प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया जब प्लांट चल पड़ता है। उन्होंने कहा कि चीफ इंजीनियर बिमल नेगी के मौत के कारण भी यही प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा पेखूबेला और सोंगटोंग पावर प्रोजेक्ट में बड़े स्तर पर करप्शन हुई है, जिसको लेकर सितंबर 2024 में वह सरकार से आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि मेरी बात को किसी ने नहीं सुना। उन्होंने आज ये दावा किया कि अगर मेरी बात अब सुनी होती तो बिमल नेगी आज जिंदा होते, हमारे बीच होती, उन्हें ये कदम नहीं उठाना पड़ता। उन्होंने कहा कि उन पर दबाव डाला गया। उन्होंने कहा कि जो हाल में पावर कॉर्पोरेशन बनी है वही हालात पूरे दूसरे विभागों के भी हैं। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर देशराज की जब सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत लगी तो सरकार की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। यदि देशराज अंदर हो जाता तो पूर्व एमएमडी हरिकेश मीना को की भी गिरफ्तारी करनी पड़नी थी। विक्रम ठाकुर ने कहा 450 मेगावाट क्षमता के सोंगटोंग कड़छम प्रोजेक्ट की लागत 1724 करोड़ लागत आनी थी। अगस्त 2024 में इसके ऊपर 230 करोड़ खर्च हुए और इसका भी काम आधा रह गया। सरकार ने इसे गंभीरता नहीं दिखाई। पूर्व मंत्री ने कहा कि जब बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने हरिकेश मीना के पुतले जलाए थे तो उन्हें पावर कॉर्पोरेशन का एमडी क्यों लगाया गया, उन पर कृपा क्यों की गई। लेकिन इस पूरे मामले पर जबरदस्त पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर, मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलमिलाए हैं और इस पूरे मामले में राजनीतिक रोटियां सेंकने के मूड में हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने अपने परिवार का सदस्य खोया है, सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है, सरकार अपनी पूरी गंभीरता इस मामले में दिखा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें भी सियासत सूझ रही है। नरेश चौहान ने कहा कि विक्रम ठाकुर को याद रखना चाहिए पिछली सरकार में जब वे कैबिनेट मंत्री थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, तो कंपनियों को, उनके अधीन कंपनियों को जमीनें 1 रुपए की लीज पर बांट दी गई। उन्होंने कहा कि सैकड़ों हेक्टेयर भूमि 1 रुपए की लीज पर दे दी गई। नरेश चौहान ने कहा कि सरकार अब इस मामले में विजिलेंस जांच करवाएगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सही मायने में करप्शन कब हुई थी, क्या पहले हुई थी या किस प्रकार से धांधली मचाई गई थी। अब विजिलेंस इसकी जांच करेगी। यानी कि नरेश चौहान ने ये पूरी तरह से उन्होंने धमकी दी है कि अब जिस प्रकार से विक्रम ठाकुर ने आज आरोप लगाए हैं, उन्होंने आरोप सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए लगाए हैं, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि उनके समय, उनके मंत्री रहते हुए जिन प्रोजेक्टों को, जिन कंपनियों को 1 रुपए लीज पर जमीनें दी गई थी, उस मामले की विजिलेंस की जांच करवाएगी सरकार, इसके लिए हम तैयार हैं।
निजी बस ऑपरेटर्स यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राजेश प्रासर ने राज्य सरकार द्वारा बसों के न्यूनतम किराए को 5 से 10 रुपए किए जाने और उसके बाद नोटिफिकेशन तक जारी नहीं करने पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसका न्यूनतम किराया 10 रुपए तय कर दिया, लेकिन अभी तक इसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को इसका ऐलान कर दिया गया था, लेकिन आज तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि देश के अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी न्यूनतम बस किराया 15 रुपए निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी और कर्मचारी पंजाब की तर्ज पर वेतन और भत्ते मांगते हैं, फिर बस किराया भी पंजाब की तर्ज पर 15 से 20 रुपए के बीच होना चाहिए और ये किराया न्यूनतम होना चाहिए। उन्होंने कहा वर्तमान समय में पेट टॉयलेट तक जाने के लिए 10 रुपए लगते हैं और यदि विधायकों को न्यूनतम किराया बढ़ाए जाने पर ऐतराज है तो वह हाल ही में अपनी सैलरी में की गई 24% की बढ़ोतरी को भी तुरंत वापस करने का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि अगर विधायक मंत्री अपनी बढ़ोतरी को वापस अपने वेतन भत्तों की बढ़ोतरी को विड्रॉ करते हैं, उसे नहीं लेने का ऐलान करते हैं, तो बस किराया भी न्यूनतम आप मत बढ़ाइए, क्योंकि कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। आप किसी को दबा दें, किसी को मालामाल कर दें, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मंडी जिला में ठेकेदारों ने अब बड़े स्तर पर मोर्चा खोल दिया। पीडब्ल्यूडी अफसरों के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया। पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने आज मंडी में इसे लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए शहर में रैली निकालकर अपना रोष प्रकट किया। दरअसल पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने कहा कि उन्हें काफी समय से उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैरानगी की 31 मार्च को भी ठेकेदारों को पेमेंट नहीं दी गई। इससे प्रदेश भर में ठेकेदार मायूस हैं। राज्य सरकार ने बीते साल 21 नवंबर को ट्रेजरी को होल्ड किया था। उसके बाद कई जगह पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने प्रदर्शन कर ज्यादातर विकास कार्य बंद कर दिए थे। तब जाकर फरवरी महीने में ये ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि फरवरी में 600 करोड़ रुपए की पेमेंट कुछ ठेकेदारों को की गई है, लेकिन अभी भी पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों को 1000 करोड़ का लंबित भुगतान देना बाकी है। ठेकेदारों ने डीसी मंडी को बताया कि मजदूरों की दिहाड़ी का भुगतान करना, ठेकेदारी में इस्तेमाल गाड़ियों व मशीनरी की EMI चुकाना मुश्किल हो गया है। स्टील की पेमेंट करनी है, लेबर की पेमेंट करनी है। उन्होंने कहा एक ठेकेदार के पास 15 से 20 मजदूर काम करते हैं, यानी इतने परिवारों की रोजी रोटी का इंतजाम एक कॉन्ट्रैक्टर चलाता है और कई कॉन्ट्रैक्टर के पास सैकड़ों के हिसाब से लेबर काम करती है। और जब पैसा ठेकेदारों को नहीं मिलेगा तो सर्कुलेशन रुक जाएगी। पैसे की गति अगर रुक गई तो प्रदेश में विकास रुक जाएगा। अंब क्षेत्र में आज एक बड़ा हादसा हुआ। लोअर बंजाल गांव स्थित एक ईंट भट्टे में काम करने के दौरान दीवार गिरने से 5 मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्हें क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया। 2 अन्य घायलों को दौलतपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाकी अन्य 3 घायलों को सिविल अस्पताल अंब में इलाज के लिए ले जाया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चंबा जिला के सुल्तानपुर बाड़ के ओबड़ी मोहल्ले में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक 39 साल का हेमराज चंबा के ओबड़ी का रहने वाला है। पुलिस को बीती रात ओबड़ी मोहल्ले में एक सड़क किनारे एक व्यक्ति के बेसुध हालत में पड़े होने की सूचना मिली। व्यक्ति को उठाकर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा में पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आज परिजनों के बयान दर्ज किए। परिजनों ने हेमराज की मौत को लेकर किसी भी प्रकार का कोई संदेह जाहिर नहीं किया है। कांगड़ा जिला में पुलिस थाना हरिपुर की टीम ने 3 व्यक्तियों से चिट्टा बरामद किया। ये तीनों आरोपी हरिपुर में आयोजित होने वाले बाबा धुड़ूछिंज मेला में दुकान लगाने के लिए आए हुए थे। बड़सर क्षेत्र के सुकरखड़ के पास एक खेत में एक व्यक्ति का शव लटका हुआ बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है और मामले में छानबीन की जा रही है। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर आज सुबह भेड़खड के नजदीक सड़क क्रॉस कर रही 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला ब्रह्मो देवी की कार से टक्कर हो गई। ब्रह्मो देवी सुबह मंदिर में पूजा करके रोड को क्रॉस कर रही थी कि सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी। उसके बाद कार चालक फरार हो गया। पीछे से आ रही ऑल्टो कार में महिला को घायल अवस्था में नूरपुर अस्पताल भेजा गया। नूरपुर में महिला की अवस्था को गंभीर देखते हुए टांडा मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कार को ट्रेस कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है।
मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदलेगा। कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, सिरमौर में बारिश खलल डाल सकती है। हालांकि ये बारिश किसी बर्दाश्त से कम नहीं होगी। बारिश के साथ तूफान और ओलावृष्टि भी होने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कल हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी कर दी है। और ये कहा गया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यानी पहाड़ों में 12 अप्रैल तक बारिश का अनुमान है, जबकि 13 से 16 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।